नॉर्दर्न प्लेन्स। इस चैप्टर में हम इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने हिमालयाज़ जो हैं उनको डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिया का दूसरा इंपॉर्टेंट जो फिज़िकल फीचर है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है नॉर्दर्न प्लेन, तो ये वाले जो प्लेन्स हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं, राइट। जो नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है, मतलब जो सबसे नॉर्थ में है, वहाँ हमें हिमालयाज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। बट हिमालयाज़ के जस्ट नीचे हमें क्या दिख रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये वाला जो पूरा इलाका है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, राइट। और जो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो मेन 3 रिवर सिस्टम्स की वजह से बने हुए हैं। इंदस रिवर, जो इंदस रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो, राइट। और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज। तो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों जो नदियां हैं इनसे मिलकर हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बने हैं, राइट। तो ये तीनों नदियां और इनके ट्रिब्यूटरीज मिला के नॉर्दर्न प्लेन्स बना रही हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो कि किसी बड़े रिवर में जाके मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेन रिवर है यहाँ पे गंगा। अब इस गंगा रिवर में यहाँ से अलग अलग रिवर्स जाके मिल रहे हैं। यमुना रिवर मिल रहा है, यहाँ पे घाघर जो रिवर है वो मिल रहा है, सोन नदी मिल रही है, गंडक, कोसी। तो ये सारी नदियाँ गंगा में मिल रही हैं। तो ये जो बाकी नदियाँ हैं ये क्या हैं? ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गंगा में अपने पानी को ट्रिब्यूट कर रही हैं एक तरीके से, राइट। तो ये तीनों मेन नदियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बने हुए हैं। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो ये जो प्लेन्स हैं ये किससे बने हुए हैं? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब नदी जो है अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, रेत, मिट्टी लाती है और उसको डिपॉजिट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? एलुवियल सॉइल बनती है। मतलब कि एलुवियल क्या है? एलुवियम वो छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, मिट्टियाँ हैं जो कि नदी अपने साथ बह के चलती है। अब वो जब बाढ़ के टाइम पे नदी क्या करती है? उसे अलग अलग इलाकों पे जमा कर देती है, राइट। फ्लो जब होता है नदी का पानी तो वो अपने साथ जो भी उसके अंदर मिट्टी, कीचड़ है वो उसको वहीं ज़मीन पे छोड़ देती है और पानी वापस नदी में आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? धीरे धीरे करके जो लेयर है एलुवियम का वो यहाँ बढ़ता जाता है। ये नदी है, राइट। ये वाला जो है ये नदी है। और नदी की वजह से क्या हुआ? जब इसमें बाढ़ वगैरह आई तो इसकी वजह से इसका पानी ओवरफ्लो होकर साइड वाले इलाकों में चला गया। और इसकी वजह से नदी अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लेके चल रही थी उसको वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। और धीरे धीरे करके पानी जो है, पानी तो वापस इस नदी में ही आ जाएगा, बट जो लेयर एलुवियम का यहाँ छूटा वो यहीं रह जाएगा। और इसी तरीके से ओवर पीरियड क्या होगा? यहाँ पे ये जमा होते होते पूरा एक लेयर अच्छा खासा बन जाएगा और उसकी वजह से यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वाले जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? एलुवियल सॉइल से। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लाखों सालों से ये सेम प्रोसेस होता आ रहा है। लाखों सालों से जो ये नदियाँ हैं ये अपने एलुवियम को यहाँ पे डिपॉजिट करती जा रही हैं। ये हैं हिमालयास, और हिमालयास के जो फुट हिल्स है, जो इनके नीचे वाला इलाका है, इस पर क्या हुआ कि मान लो एकदम शुरू में जब ये हिमालयास बने ही थे तब ये पूरी नदी जो ये पूरा एरिया है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ऐसा था। बट क्या हुआ धीरे धीरे करके, क्योंकि ऊपर से हिमालय से नदियाँ बह बह के आ रही हैं और अपने साथ वो बहुत सारा मिट्टी, सैंड, सिल्ट वो सब ला रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके इन इलाकों में वो जमा करती जा रही हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो लाखों सालों से ऐसा होता आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर लेयर यहाँ पे बन गया। एक प्लेन ज़मीन जो है वो अब हमें नज़र आने लग गई और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है, बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे अगर खेती वगैरह करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है। इट स्प्रेड्स ओवर इन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका एरिया कितना है? लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। अब इनकी जो लंबाई है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो लगभग 2400 किलोमीटर की जो है लेंथ को कवर करते हैं। मतलब इस तरीके से लेंथ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स की लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर्स की है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें कि ऐसे विड्थ में कितना एरिया कवर करता है, तो वो लगभग 240 किलोमीटर्स से लेके 320 किलोमीटर्स की जो इसकी विड्थ है नॉर्दर्न प्लेन्स की।
इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। यूँ कहें वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हैं उनमें से एक है। हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाले जो बेसिन है, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये वाले नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलेटेड एरियाज़ में से हैं। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन को रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी और कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पे वो घर बना सके। घर चाहिए उसको रहने के लिए, राइट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस क्यों बनती हैं? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो समतल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे खेती करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये वाले इलाके जो हैं, क्योंकि वो प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे खेती करना आसान है, यहाँ पे घर वगैरह बनाना आसान है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी फसल होगी वो अच्छी होगी। ऊपर से यहाँ पे नदियाँ इतनी सारी हैं तो पानी की भी कोई कमी नहीं होने वाली। तो किसी भी इंसान को रहने के लिए, अच्छे से जीवन चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो इस एरिया में काफ़ी अच्छे से हमें उपलब्ध होती दिखाई देती हैं। इस वजह से ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. क्योंकि इस वाले इलाके की क्या है, रिच सॉइल कवर है। यहाँ पे जो ज़मीन है वो काफ़ी अच्छी है, उपजाऊ है, और एडुकेट वाटर भी है, क्योंकि नदियाँ इतनी सारी हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है, और फेवरेबल क्लाइमेट भी है। मतलब कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। जैसे आप हिमालयाज़ वगैरह में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि बहुत ही हार्श क्लाइमेट है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। वहीं अगर आप इक्वेटर के पास वाले इलाके में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले जो इलाके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं है। राइट, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक मिला जुला सा जो है मौसम हमें दिखाई देता है यहाँ पे। यहाँ पे बारिश भी होती है। राइट, तो जितने भी मौसम हैं वो हमें मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। सर्दी, गर्मी, राइट, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून। राइट, तो ये सारे जो सीजन्स हैं वो सब हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में दिखाई देते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब मिल के नॉर्दर्न प्लेन्स को एक ऐसा इलाका बनाते हैं जो कि रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, और इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और इंडिया का ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव इलाका भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं, लोगों ने अपने जो कारोबार वगैरह है वो वहाँ पे बना लिए। अब इस पूरे सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे प्रोडक्टिव पार्ट जो है माने जा रहे हैं, और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो हम उससे हमें ये लगता है कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो ये तो हमने शुरुआत में ही देख लिया कि जो माउंटेन्स हैं, हमारे हिमालयाज़ हैं, उनसे जो पानी नीचे आता है, ये वाले जो रिवर्स हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? डिपोजिशनल वर्क में। डिपोजिशनल मतलब कि किसी चीज़ को डिपॉजिट करना। तो जब आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तो आप ना रिवर्स की वजह से जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको डिस्कस करोगे। तो रिवर का डिपोजिशनल वर्क भी है, इरोजनल वर्क भी है, कि जो रिवर है वो काफ़ी सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स बनाता है जो कि डिपोजिशनल वर्क के कारण होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं जो कि पानी की वजह से टूटने के कारण बनते हैं। राइट, जैसे कि वाटरफॉल हो गया। वाटरफॉल क्या है? जब जो रिवर है वो पत्थर से बार बार टकराता है तो उसकी वजह से क्या होता है, चट्टानें जो सॉफ्ट रॉक होती है वो टूटती जाती है और वाटरफॉल बन जाता है। इसी तरीके से डिपोजिशनल वर्क है। तो ये तो हो गया इरोजनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क क्या, कि जब नदी जो है अपने साथ जो भी सामान ला रही है उसको जगह जगह पे डिपॉजिट जब वो करती जाए तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे तो वो होंगे हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, राइट, जो रिवर की वजह से बन रहे हैं। तो जितनी भी रिवर्स हिमालय से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, तो वो क्या करती हैं, वो डिपोजिशनल वर्क परफॉर्म करती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। अब होता क्या है कि जो नदियाँ हैं, नदियों की भी जैसे हमारी एक तरीके से पूरी जर्नी रहती है लाइफ में। पहले बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो थोड़े से जो है हम स्थिर हो जाते हैं। जब बूढ़े होते हैं तो एकदम ही आराम से सारा काम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा
जो हलचल है लाइफ में नहीं होती, बहुत ज़्यादा चंचल जो हैं नहीं होते, राइट। तो सेम जो है वो नदी के साथ भी है। जब नदी पहाड़ों से उतर ही रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है इरोजनल वर्क परफॉर्म करती हुई आती है, बहुत ज़्यादा तोड़ फाड़ करती है, राइट। अब जैसे जैसे वो नीचे आती है, मतलब कि वो यंग स्टेज में आती है, तो वो एक इस तरीके से मियंडर्स बनाती है, धीरे धीरे करके वो लहराती लहराती क्या करती है, बहुत ही आराम से लाइफ को एंजॉय करती करती वो समुद्र में जाके मिलती है। अब जब तक वो समुद्र में मिलती है तब तक ये जो है वो बूढ़ी हो जाती है, राइट। इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जब वो पहाड़ों से चल के आएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी चीज़ को अगर आप ऊंचाई से गिराओगे तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली जब नदी जो है वो पहाड़ों से आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और जितनी ज़्यादा स्पीड स्लो होती है उतनी ज़्यादा इस तरीके से मियंडर्स वगैरह बनाने लगती है, राइट। और लास्ट में क्या होता है, जैसे जैसे ये नदी जो है वो समुद्र में मिलने लगती है तो उसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि वो यहाँ पे टूटने लगती है, और वो यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क जो है और करती है। मतलब कि वो यहाँ पे जो भी कुछ अपने साथ लाई थी उसको वो डिपॉजिट करती जाती है, राइट। बीच बीच में यहाँ पे वो अब वो डिपॉजिट कर रही है, और इस डिपोजिशन के कारण क्या होगा कि क्या बनेंगे, रिवराइन आइलैंड्स, मतलब ऐसे आइलैंड्स जो कि रिवर में हैं, राइट। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि समुद्र के बीच में आइलैंड्स है, ये पूरा समुद्र है, राइट। ये पूरा समुद्र है और इसके बीच में हमें छोटी सी ज़मीन देखने मिलेगी। बट सेम चीज़ें जो है वो रिवर के साथ भी होती है। रिवर क्या कर रही है, इतनी बड़ी रिवर है, मान लो बह के आ रही है, तो धीरे धीरे करके ओवर पीरियड क्या होगा कि यहाँ पे नदी अपने साथ जो भी सैंड सेल्ट सब ला रही है उसको वो डिपॉजिट करती जाएगी, और उसकी वजह से नदी के बीच में हमें छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो नज़र आने लगेंगे, तो उसको हम कहेंगे रिवराइन आइलैंड्स। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो वो अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बे ऑफ बंगाल में जो ब्रह्मपुत्र और गंगा आ रही हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, वो क्योंकि बहुत एंड स्टेज पे आ गए हैं, अब वो समुद्र में ही मिल रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, तो वो स्लो होते होते क्या होता है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे देखोगे आप यहाँ पे ये हमारी पूरी गंगा रिवर आ रही थी, राइट। अब वो यहाँ पे दो पार्ट्स में बट जाएगी, ये और एक ये हो गई हुगली रिवर और ये पद्मा रिवर है। तो देखो क्या होता है कि जब नदियाँ इस तरीके से धीरे धीरे करके समुद्र में मिलने जा रही होती हैं तो वो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में बढ़ जाती हैं, अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती हैं, और इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। जैसे कि आपको और नदियों में देखेंगे, ये महानदी आ रही थी, अब आते आते क्या हुआ, ये इस तरीके से अलग अलग लाइनों में बट गई। आप छोटी छोटी जो हैं ब्लू लाइंस देख सकते हो, इस तरीके से ये लाइंस में बट गई, राइट। तो ये क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और मैक्सिमम नदियों में आप ऐसे ही देखोगे। नीचे देखो गोदावरी, राइट, यहाँ पे भी सेम ही है। कृष्णा नदी का भी देखो इस तरीके से, जैसे ही वो समुद्र में मिल रही है उससे पहले हमें कुछ इस तरीके से लाइनें बनी दिख रही हैं। ये सारी क्या हैं, ये इनके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, राइट। तो नदियाँ जब एकदम नीचे आ जाती हैं, जब एकदम समुद्र में मिलने वाली होती हैं, उस टाइम पे क्या होता है, इनकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, और क्योंकि डिपोजिशनल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि जो नदी अपने साथ जो भी सिल्ट वगैरह लाई होती है उसको डिपॉजिट कर रही होती है, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके चैनल्स में बढ़ जाती है, और उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, राइट। अब जिस तरीके से हमने हिमालयाज़ को अलग अलग रेंजेस में बांटा था, वेस्ट टू ईस्ट अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है, सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे।